हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बहुत ही ज़्यादा अवेटेड जो डिसीजन था आईसीएआई का वो आ चुका है। आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा। इसमें से जो जुलाई वाले हैं उनको क्या करना है, अब थोड़े दिन का आप रेस्ट कर सकते हैं अगर आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छा हो चुका था तो। और वो डेफिनेटली हो जाना चाहिए था क्योंकि आपको अच्छा खासा टाइम मिल चुका होगा। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, आप थोड़े दिन का रेस्ट कर सकते हैं, थोड़े दिन रिलैक्स हो जाइए। और साथ में अगर आपने कोई थ्योरी टॉपिक छोड़ा हो, ठीक है, मैं सिर्फ SCMP की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपने कोई सा भी टॉपिक छोड़ा है जो थियोरेटिकल है और इतना ज़्यादा वेटेज कैरी नहीं करते, जनरली हम लोग जो अनइम्पॉर्टेंट एरियाज होते हैं जो कि ज़्यादा पूछे नहीं जाते वो हम छोड़ देते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उनसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उनको एक बार रीड कर सकते हैं आप। उसके बाद अपने को वापस से ट्रैक पे आना पड़ेगा एक पॉइंट के बाद, और वो पॉइंट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कब से आपको फिर से स्टार्ट करना है अपनी स्टडीज। नाउ व्हेनेवर यू स्टार्ट योर स्टडीज, व्हेनेवर यू प्लान टू स्टार्ट योर स्टडीज, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड एवरीथिंग। आपको क्या करना चाहिए, सारे के सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। और उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम 2 मॉक सीरीज दीजिए। ओके, 2 मॉक सीरीज आपको देना चाहिए जिससे कि आपको कंप्लीटली प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि एग्जाम में लिखना कैसे है, एग्जाम के लिए पढ़ना कैसे है। वो जब 1.5 डेज का प्रेशर होता है जब हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो वो अगर आपने ऑलरेडी पहले से फेस कर रखा होगा तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो जाएगा जब आप लोग एक्चुअली एग्जाम में जाते हैं तो। ओके, तो यानी कि आप लोगों को पहले से एक बार प्रैक्टिस करनी है और जितनी ज़्यादा बार आप कर सकते हो उतना अच्छा है। तो मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कम से कम आप 2 मॉक सीरीज दीजिए जिससे कि आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद अपन फाइनल रिविजन करेंगे और उसके बाद फाइनली जब एग्जाम होंगे तो एग्जाम अपने को अच्छे से देना ही है। तो आपको जब भी वापस से ट्रैक पे आओगे पढ़ाई के लिए तो सारा कुछ अच्छे से पढ़ना है और मन लगाकर सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करके पढ़ना है। और आपको उसके बाद मॉक सीरीज देना चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा। उसके अलावा जो नवंबर 20 वाले ही हैं, जिन लोगों का पहले से ही नवंबर 20 था, उन लोगों को बिल्कुल भी अब अफेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी न्यूज़ से। आप लोगों को किसी भी न्यूज़ जो कि कोरोना से रिलेटेड हो या फिर चाइना से रिलेटेड हो या फिर आईसीआई एग्जाम से रिलेटेड जो अभी तक चल रही थी वो भी अब खत्म हो चुकी है न्यूज़, तो आपको इन चीज़ों पर अब ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाइए अपनी पढ़ाई पर। ओके, मई वाले जो थे वो लोग काफ़ी टाइम से पढ़ रहे थे तो उन लोगों की इतनी चिंता की बात नहीं है, उन लोगों ने ऑलरेडी अपना कोर्स काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है। बट आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, आप लोगों को स्टार्ट करना होगा बहुत अच्छे से पढ़ना और आप लोगों को पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है। ओके, सारा कुछ कोर्स कवर करना है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि जो भी आप छोड़ोगे वहीं से पूछा जा सकता है, तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक्स एक बार पढ़ना ही है। सो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। अपने लेक्चर में आज अपन फटाफट से एक बार कल के होमवर्क क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अपन एक नए टॉपिक पे जाएंगे, वो है कीप और ड्रॉप डिसीजन। उसके पहले अपने मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन के 2 क्वेश्चन बचे थे वो भी कर लेंगे। ओके, तो अपन जो सेल और फर्दर प्रोसेसिंग के 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, एक बार फटाफट से आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन फॉर प्रैक्टिस का, जिसमें आपको यहाँ पर बोला है फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्स में जब आपको प्री सेपरेशन पॉइंट तक का प्राइस दिया हुआ है वो है 25, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का प्राइस है 50। तो ये 25 का चेंज लेके आ रहा है, 25 के चेंज लेके आ रहा है पर लीटर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आउटपुट के साथ में तो 2500 रुपीज का एडिशनल आपको यहाँ पर रेवेन्यू मिलता है अगर आप फर्दर प्रोसेस करते हो, जिसके लिए आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है सिर्फ 2000। तो डेफिनेटली अपने को यहाँ पर इंक्रीमेंटल बेनिफिट 500 का अगर फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो अपने को फर्दर प्रोसेसिंग करने का डिसीजन यहाँ पर लेना चाहिए। अपन कॉस्ट इनकर्ड अप टू सेपरेशन पॉइंट को क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी इनकर हो चुका है। तो वो अपने फर्दर प्रोसेसिंग के डिसीजन के लिए क्या हो चुका है, इररेलेवेंट। ओके, सिमिलरली वाई में जाएंगे तो वाई में अपना डिफरेंस आ रहा है 10 रुपीज का। 10 इंटू 70 करते हैं तो 700 आता है। 700 का एडिशनल रेवेन्यू अर्न करने के लिए अपने को 1200 रुपीज प्रोसेसिंग के इनकर करने पड़ेंगे, जो कि अपन यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 500 का लॉस अपने को दिखता है। ओके, सिमिलरली आप जेड में भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अपन अभी तक जो अपन ने प्री सेपरेशन पॉइंट तक वहां तक अपन ने जो कॉस्ट इनकर किया है उसको अपन क्या करेंगे, तो वो बिल्कुल भी अपने लिए रेलेवेंट नहीं है। तो अपन चल रहे हैं सीधे के सीधे फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन के ऊपर। 18 रुपए की प्राइस एक ही अभी दी हुई है प्री सेपरेशन के बाद।
ओके, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग उसमें प्राइस का चेंज आया है 10 रुपए से 28 हो चुका है। सो ये 10 रुपए मैं एडिशनल अर्न करने के लिए पर केजी इनकर कर रहा हूँ एडिशनल 22 रुपीज़ का कॉस्ट। तो क्या मुझे ये फायदा देता है? बिल्कुल भी नहीं, है तो नुकसान दे रहा है। सिमिलरली आप बी के लिए भी कैलकुलेट कीजिए, अपने को एडिशनल फायदा मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए का पर केजी, बट अपने को नुकसान कितना हो रहा है? 25 रुपीज़ का। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा। सी और एक्स के लिए भी आपको पता चलेगा कि इसमें से हम किसी के लिए भी फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन नहीं लेते। तो ये अपने फर्दर प्रोसेसिंग के क्वेश्चन हो चुके हैं। चलते हैं अपन मिनिमम प्राइसिंग के क्वेश्चन के ऊपर। मिनिमम प्राइसिंग में मैंने आपको आईसीआई का क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। ये आईसीआई के क्वेश्चन को अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमम प्राइसिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे उससे बहुत आसान हो जाता है मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन लेना। ओके, तो उसको यूज करते हुए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अपने को बोला है कि अपने को एक स्पेशल जॉब मिला है 80 इंडस्ट्रीज से। ओके, को कंप्लीट करने के लिए उस स्पेशल जॉब को 1 हफ्ता चाहिए, और 1 हफ्ते में अपने को क्या क्या यूज करना पड़ेगा उसका इन्फॉर्मेशन दिया है। सबसे पहले रॉ मटेरियल R1 यूज करना पड़ेगा जो कि बहुत टॉक्सिक है, और ये अपन ने पहले से खरीदा हुआ है, ऐसा इन्होंने बोला है। 2 हफ्ते पहले खरीदा था 7500 रुपीज में। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो बचा हुआ है वो अपन यूज कर सकते हैं, पर बचे हुए को अगर यूज नहीं करते तो अपन 1250 रुपए इनकर करके, यानी कि कॉस्ट अपना लगता है 1250 का। ओके, 1250 का, और उसकी वजह से अपन उसको डिस्पोज कर पाते। सो 1250 रुपीज अपन यहाँ पर इनकर करते और डिस्पोज करते, बट वो अपना बच जाता है क्योंकि अपन यहाँ पर इसमें यूज करते। तो ये एक तरह से हो गया अपने लिए अपॉर्चुनिटी गेन, राइट। तो अपॉर्चुनिटी गेन अपना हो गया 1250, और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट अपने को 6000 दिया हुआ है। तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट का अपने को कोई यूज ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पर किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं? मटेरियल इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड इज रेयरली यूज्ड, या फिर इट इज नॉट यूज्ड। ओके, तो यहाँ पर जनरली अपने को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता चलता है जब अपन उसको स्क्रैप में सेल कर सकते हैं, बट यहाँ पर अपने को डिस्पोज करने के लिए कॉस्ट बेयर करना पड़ता, तो वो अपने लिए हो गया है अपॉर्चुनिटी गेन। ओके, सो 1250 का अपॉर्चुनिटी गेन हो चुका है। स्पेशल जॉब में अपने को 250 आवर्स लगेंगे लेबर G1 के, और 100 आवर्स लगेंगे लेबर G2 के। अब ये बोल रहे हैं कि G1 और G2 को पे किया जाता है 630 और 336 रुपीज के हिसाब से 42 आवर्स के काम के लिए, जो कि 1 हफ्ते में ये लोग करते हैं। 1 हफ्ते में 42 आवर्स के लिए काम करते हैं, जिसके लिए इनको पे किया जाता है 630 और 336 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद अपने को बताया है कि ये लोग एक्सेस कैपेसिटी रखते हैं। तो अगले हफ्ते में जब अपन ये स्पेशल जॉब को कैरी आउट करेंगे, इनके पास G1 का 150 लेबर आवर्स का एक्सेस कैपेसिटी रहेगा, और G2 का 200 आवर्स का एक्सेस कैपेसिटी रहेगा। अपने को कितना चाहिए? 250 ऑफ G1, 100 ऑफ G2। तो 100 ऑफ G2 चाहिए, 200 ऑफ G2 एक्सेस में अवेलेबल है, तो ये तो हो गया नील। ओके, ये तो हो गया नील, यानी कि अपने पास स्पेयर कैपेसिटी है। बट जब G1 पे बात कर रहे हैं तो अपने को चाहिए 150, अपने को चाहिए 250 और है 150, तो 100 एक्स्ट्रा चाहिए। अभी जो 100 एक्स्ट्रा के लिए अपन पेमेंट करेंगे वो हो जाता है अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर अपन ये स्पेशल ऑर्डर को नहीं लेते तो अपने को ये 100 एक्स्ट्रा आवर्स चाहिए नहीं होते, उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होता। पर अपन ले रहे हैं ये स्पेशल जॉब, तो अपने को ये 100 एक्स्ट्रा आवर्स के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए वो जब बन जाता है अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो अपन देख लेते हैं। उसमें अपने को बोला है कि ये लोग हायर करेंगे एडिशनल G1 और G2 लेबर को, तो G2 की तो जरूरत नहीं है, G1 को कर लेंगे, और यहाँ पर उसको आर्ली बेसिस पे हायर करेंगे। ये पार्ट टाइम एम्प्लॉइज को आर्ली बेसिस पर ही पे किया जाएगा ऑन द वेज रेट बेस्ड ऑन व्हाट इज पेड टू द करंट एम्प्लॉइज। ओके, तो करंट एम्प्लॉइज को पे कर रहे हैं ये G1 के, देख लेते हैं 630 रुपीज फॉर 42 आवर्स। तो यहाँ पर 630 डिवाइडेड बाय 42 करेंगे तो अपने को पर आवर पता चल जाएगा। ये आया 15, और 15 इंटू 100 करेंगे, 100 एक्स्ट्रा चाहिए आवर्स, तो 15 इंटू 100 करेंगे 1500 आ जाएगा। 1500 आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और 1250 आया अपना अपॉर्चुनिटी गेन। तो आया नेट में 250 रुपीज, तो 250 रुपीज अपना हो गया रेलेवेंट कॉस्ट, और वो हो गया अपना मिनिमम प्राइस। उसके अलावा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बोला नहीं है, तो आप देखिए इसको ओरली सॉल्व कर लिया अपन ने, काफी इजी क्वेश्चन था, और यहाँ पर उन्होंने पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है विद एक्सप्लेनेशन। तो आप एक बार पढ़ सकते हैं अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है, ये सॉल्व खुद से नहीं किया है तो। उसके अलावा आंसर इनका फाइनली वही आया है। अकॉर्डिंगली मिनिमम प्राइस फॉर द स्पेशल जॉब इज ₹250। ओके, तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया है। मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन के 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ अदर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद अपन इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे इसके सोल्यूशन के ऊपर।
तो आई थिंक आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नज़र आ रहा है, काफ़ी लंबा भी है, काफ़ी बड़ा है। तो इसको अपन एक बार रीड करते हैं, यानी कि एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके सोल्यूशन के ऊपर चलेंगे। कस्टम लिमिटेड जो है कस्टमाइज्ड इक्विपमेंट्स बनाता है अपने कस्टमर्स के लिए, जिसमें से एक कस्टमर के लिए उन्होंने ऑलरेडी एक इक्विपमेंट ऑलमोस्ट बना दिया है, और अब वो कस्टमर जो है वो बैंकरप्ट हो गया है या फिर वो आउट ऑफ बिजनेस चले गया है, तो वो पे तो करेगा नहीं अब अपने इस इक्विपमेंट के लिए, ना वो इस इक्विपमेंट को खरीदने वाला है। तो अपने को अब इस इक्विपमेंट का क्या करना चाहिए उसके बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन दी है। अभी तक उन लोगों ने 1,48,500 इसमें कॉस्ट इनकर कर ली है। एस्टिमेट था इनका 1,75,200 का। अभी ये लोग इनकर करने वाले हैं 29,700 टू कंप्लीट दिस इक्विपमेंट। उसके बाद इन्होंने बोला है कि अभी तक में कस्टमर से अपने को 1 लाख रुपीज़ तक का पेमेंट मिल चुका है। अब इन्होंने इस इक्विपमेंट के लिए एक नया कस्टमर ढूंढा है, वो है मिस्टर टॉम, जो कि परचेज करने के लिए रेडी है। कुछ मॉडिफिकेशंस बोल रहे हैं करने के लिए, और यहाँ पर इस इक्विपमेंट के अंदर कोई कंट्रोल डिवाइस है जो इसको नहीं चाहिए। ओके, अब ये अपने को मॉडिफिकेशन करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल अपने को लगेगा वो है 1050 का। डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट ए के 15 दिन लगेंगे और डिपार्टमेंट बी के 25 मैन डेज लगेंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स अपने को 25% लेना है ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन ईच डिपार्टमेंट। डिलीवरी कॉस्ट 1350 का है, और फिक्स्ड ओवरहेड्स अपन 50% से के हिसाब से एब्जॉर्ब करेंगे, 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन ईच डिपार्टमेंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने को दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल्स जो है वो अपने पास अवेलेबल है, उसको यूज़ कर सकते हैं अपन किसी दूसरी जॉब में भी। ओके, और दूसरी जॉब में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर इंस्टेड ऑफ मटेरियल्स यूज़ करेंगे, वो मटेरियल्स का कॉस्ट है 2250। ओके, उसके बाद डिपार्टमेंट ए नॉर्मली वर्क कर रहा है। कोई भी इंगेजमेंट अगर लेबर का हुआ तो अपने को उसको पे करना पड़ेगा एट अ रेट ऑफ ₹120 पर मैन डे। डिपार्टमेंट बी एक्सट्रीमली ऑक्यूपाइड है, तो अगर अपने को डिपार्टमेंट बी से काम कराना है तो यहाँ पर अपने को कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा, यानी कि अपने को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा। तो अपने को इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डिपार्टमेंट बी का रेट है 100 पर मैन डे, और अभी कंट्रीब्यूशन इससे आता है ₹3.20 पर रुपी ऑफ डायरेक्ट वेजेस। उसके बाद सुपरवाइजरी ओवर टाइम चार्जेस फॉर मॉडिफिकेशन अपने को दिए हुए हैं, वो है 1050। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल डिवाइस के बारे में अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो बोला है कि इसमें अपना कॉस्ट जो है वो 13,500 का है। अपने को यहाँ पर इसको अपन यूज़ कर सकते हैं दूसरे इक्विपमेंट में भी इन प्लेस ऑफ अ टूल, जिसको अपने को परचेज करना पड़ेगा 10,500 में। डिसमेंटल करने में इस कंट्रोल डिवाइस को लगेगा 1 दिन ऑफ डिपार्टमेंट डे। अगर अपने को कन्वर्जन नहीं करना हुआ तो अपन इसके कुछ मटेरियल, यानी कि ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट है उसके कुछ मटेरियल अपन यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में इन प्लेस ऑफ मटेरियल्स, जिनका कॉस्ट अपने को 12,000 रुपये का पड़ता, और अपने को 2 मैंडेज लगेंगे डिपार्टमेंट ए के टू एडजस्ट देम। ओके, उसके अलावा बोले रिमेनिंग मटेरियल जो है उसको अपन स्क्रैप वैल्यू पे बेच सकते हैं, वो है 11,400, और जो ड्राइंग्स थी इस इक्विपमेंट की वो भी अपन सेल कर सकते थे 1,500 में। तो मिनिमम प्राइस क्या चार्ज करनी चाहिए। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्वेश्चन, तो सीधे सोल्यूशन पे चलते हैं और एक एक पॉइंट को एड्रेस करते हैं। सबसे पहले अपने को बोला है कि ओरिजिनल कॉस्ट एस्टिमेट 1,72,500 का था। ओके, यहाँ पर मैंने फैक्ट्स मेंशन नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्स बहुत सारे हैं। ओके, सो ओरिजिनल कॉस्ट एस्टिमेट जो था वो एक्चुअली ओल्ड कंडीशन के लिए, यानी कि जब वो जो ओरिजिनल कस्टमर था उसको अगर अपन भेज रहे होते तो रेलेवेंट होता। अभी तो ये इररेलेवेंट हो चुका है क्योंकि वो जो भी एस्टिमेट था उसका अब अपने को कोई यूज़ है नहीं, हिस्टोरिकल है और इररेलेवेंट है। कॉस्ट अभी तक जो इनकर करी है उसका भी कोई मतलब नहीं है, वो भी हिस्टोरिकल है और इररेलेवेंट है, वो भी ओल्ड कंडीशन से रिलेट करती है। कॉस्ट जो अपने को इनकर करनी पड़ेगी उसको एक्चुअल कंडीशन में लाने तक, ओके, ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मॉडिफिकेशन करेंगे जो टॉम को चाहिए, तो अपन सेल कर पाएंगे टॉम को। तो उसको ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंप्लीट करना पड़ेगा, और इसके लिए अपने को लग रहा है 29,700 जो अपने को इनकर करना है अभी, तो ये आउट ऑफ पॉकेट है। ये 29,700 अपना कॉस्ट में आ चुका है। उसके बाद प्रोग्रेस पेमेंट अभी तक 1 लाख रुपीज़ का रिसीव हुआ था, उसका कोई मतलब है ही नहीं, वो भी हिस्टोरिकल है और इररेलेवेंट है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। उसके बाद अपने को डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर इनकर करना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल अपने पास स्टॉक में है, बट इसको अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर अपन इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं तो दूसरी जगह पे जहाँ पे अपने को 20 to 50 रुपीज़ के डायरेक्ट मटेरियल की जगह पे इसको यूज़ कर सकते थे, वो अब अपने को परचेज करना पड़ेगा। तो वो परचेज करेंगे 20 to 50 में, ये 20 to 50 हो गया अपना रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये रेलेवेंट हो गया। 20 to 50 अपन ने यहाँ पे ले लिया है। लेबर डिपार्टमेंट ए का ये वेरिएबल है और अपने लिए हो जाता है इसलिए रेलेवेंट, तो यहाँ पर अपन ने कैलकुलेट कर लिया 1800 आता है। ये कैसे आया वो मैं बता देता हूँ आपको।
आप देख सकते हो यहाँ पे अपने को रेट दिया हुआ है वो है 120 पर मैंडे, और 120 पर मैंडे के हिसाब से अपन यहाँ पर ले रहे हैं 15 मैंडेज। तो 15 इंटू आप 120 करोगे तो आपका आ जाएगा 1800। उसके बाद सिमिलरली जो डिपार्टमेंट बी का लेबर है वो भी वेरिएबल है और वो भी रेलेवेंट हो जाता है, बट यहाँ पर एडिशनली अपने को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, वो है लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अपने लिए रेलेवेंट हो जाता है, वो है ₹3.2 पर रुपी ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो 2500 अपना वेजेस है, अपन ने कैलकुलेट किया था अकॉर्डिंग टू 125 मैंडेज यहाँ पे चाहिए। सो 25 इंटू 100 किया, 2500 आ गया। इस पर रुपए के लिए अपने को लगेगा 3.2 रुपीज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 2500 इंटू 3.2 करेंगे तो अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा यहाँ पे, वो आता है 8000 रुपीज़ का। ओके उसके बाद अपने लिए वेरिएबल ओवरहेड्स बोला है कि 25% अपने को चार्ज करना है दोनों डिपार्टमेंट्स की वेजेस को मिलाकर। तो 1800 प्लस 2500, इसका 25% किया, ये आया 1075। उसके बाद डिलीवरी कॉस्ट भी अपने को स्पेसिफिकली यहाँ पर इनकर करनी पड़ेगी, वो भी आउट ऑफ पॉकेट हो गया 1350। फिक्स्ड ओवरहेड्स यहाँ पे अपने को बोला एब्जॉर्ब किए जाएंगे, तो जब एब्जॉर्ब करना है तो वो अपने लिए क्या हो जाता है, इररेलेवेंट, राइट, यानी कि वो ऑलरेडी इनकर हो चुका है कहीं पे, अब सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको अपोर्शन कर रहे हैं, तो वो इररेलेवेंट हो जाता है। उसके बाद सुपरवाइजरी ओवरटाइम भी अपन स्पेसिफिकली इसके लिए पे करेंगे, स्पेसिफिकली पे करेंगे मॉडिफिकेशन के लिए, तो वो अपने लिए हो जाता है रेलेवेंट 1050। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल डिवाइस जो अपन ने ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं अभी तक, वो अपने लिए रेलेवेंट है क्या, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अभी तक कितना कॉस्ट इनकर किया उससे तो अपने को कोई मतलब नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा उससे मतलब है। फिर आता है अपना सब्सटीट्यूशन बेनिफिट ऑफ कंट्रोल डिवाइस। कंट्रोल डिवाइस अपने को चाहिए नहीं इस ओरिजिनल इक्विपमेंट के अंदर, आप क्योंकि टॉम को वो चाहिए नहीं, तो अपन उसमें से निकाल सकते हैं, और उसको निकालेंगे तो उसको दूसरी जगह पे यूज़ करने के लिए अपने को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि अपन इसको किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करेंगे तो अपने को कुछ टूल्स अब खरीदने पड़ेंगे। वो टूल्स अपने को पड़ते 10,500 के। सो वो 10,500 अपन ने सेव किया है यहाँ पर, क्योंकि अपन इस कंट्रोल डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो गया अपने लिए अपॉर्चुनिटी गेन। बट ये 10,500 अर्न करने के लिए अपने को डिपार्टमेंट ए का 1 डे लगाना पड़ेगा उसको डिसमेंटल करने का। सो डिसमेंटल करने का जो कॉस्ट रहेगा डिपार्टमेंट ए का 1 मैन डे, उसका कॉस्ट रहा 120 रुपीज़, और 120 रुपीज़ अपन इसमें से कर देंगे माइनस। बट आपको ये याद रखना है साथ में वेरिएबल ओवरहेड्स भी आ जाता है। वेरिएबल ओवरहेड्स अपन चार्ज करें 25% ऑफ द डिपार्टमेंट लेबर कॉस्ट, तो डिपार्टमेंट ए का ही यहाँ पर इनकर हुआ है कॉस्ट, उसका 25% लेंगे तो आ जाएगा 30 रुपीज़। ओके सो 10,500 माइनस 120 माइनस 30 रुपीज़ करेंगे तो आ जाता है 10,350। ये है आपका अपॉर्चुनिटी गेन। ओके उसके बाद अपन लेते हैं सब्सटीट्यूशन बेनिफिट ऑफ ओल्ड मटेरियल। अगर अपन इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते तो इसके मटेरियल्स को अपन यूज़ कर सकते थे किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जहां पर अपने को कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा 12,000 का। तो अपन क्योंकि ये ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं तो वो मटेरियल को इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कि अब अपने को परचेज करना पड़ेगा एक एडिशनल मटेरियल इस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि अपने को 12,000 का पड़ेगा। तो ये हो गया अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 12,000 का तो हो गया, बट अपने को यहाँ पर डिपार्टमेंट ए के 2 दिन सेव हो रहे हैं, डिपार्टमेंट ए के 2 मैंडेज यहाँ पर लगते हैं अपने को उसको एडजस्ट करने के लिए, राइट। एडजस्ट करने के 2 दिन बच गए यहाँ पर डिपार्टमेंट ए के, और साथ में अकॉर्डिंगली उसका वेरिएबल ओवरहेड्स भी बच गया। सो डिपार्टमेंट ए के 2 मैंडे यानी कि 240 रुपीज़, और उसका वेरिएबल ओवरहेड्स उसका 25% हो गया 60 रुपीज़, तो ये अपना सेव हो गया। सो 12,000 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बट इसमें से अपन ने सेव कितना किया है 300 कैसे, डिपार्टमेंट ए के 2 मैंडे और साथ में उसका वेरिएबल ओवरहेड। सो अपना एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ा यहाँ पर 11,700 का। अपने को सिमिलरली स्क्रैपिंग से भी बेनिफिट मिलता, क्योंकि अपन बाकी के मटेरियल्स को एज स्क्रैप सेल कर पाते 11,400 में, वो अब अपन नहीं कर पाएंगे, तो वो भी हो गया अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जो सेल ऑफ ड्राइंग्स है वो भी अपना हो जाता अगर अपन इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो भी हो गया अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो हो गया 1,500 रुपीज़। अकॉर्डिंगली अपना टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आ गया, वो आया 61,975। ओके सो आप एक बार इस आंसर को नोट कर लीजिए, और उसके बाद अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
सो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, आप एक बार इसको रीड कर लीजिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे सोल्यूशन के ऊपर। सो आई थिंक आपने इसको रीड कर लिया होगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में जायंट कॉर्पोरेशन की बात करी है, जिसने एक रिक्वेस्ट रिसीव करी है फ्रॉम किंग कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड अ कोटेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ न्यू टॉय। यहाँ पर एक वन ऑफ ऑर्डर की बात चल रही है। ये नॉर्मल बजटेड प्रोडक्शन के एक्सेस में होगा। कॉस्ट एस्टिमेट अपने को इसका दिया हुआ है। उसमें डायरेक्ट मटेरियल प्लास्टिक रिक्वायर्ड है अपने को 10 स्क्वायर मीटर्स एट ₹5 पर स्क्वायर मीटर, 50 रुपीज़ के हिसाब से। डायरेक्ट मटेरियल रबर अपने को रिक्वायर्ड है, इसका 20 रुपीज़ दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर स्किल्ड वाले 25 आवर्स ऑफ एट ₹8 पर आवर अपने को दिया है, और वो हो जाता है मल्टीप्लाई करके 200 रुपीज़। डायरेक्ट लेबर सेमी स्किल्ड अपने को दिया है 10 आवर्स और एट ₹5 पर आवर, ये हो जाता है 50 रुपीज़। ओवरहेड्स 35 आवर्स एट ₹10 पर आवर अपने को दिया है, वो हो जाता है 350 रुपीज़। एस्टिमेटिंग टाइम अपने को 100 का दिया हुआ है। प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी वजह से आता है 770।
ओके, इन सबको ऐड किया हुआ है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अपने को बोला है प्रोडक्शन कॉस्ट का 20% है, तो वो 154 आ गया। टोटल कॉस्ट 924 निकाला और प्रॉफिट इन्होंने 25% ऑफ टोटल कॉस्ट ऐड करके 231 रुपीज़ पे ये लोग लेके आ गए। सेलिंग प्राइस इन्होंने निकाला और सेलिंग प्राइस इनका आया 1155। अब अपने को बोला है प्लास्टिक इज रेगुलरली यूज्ड और उसका करंट स्टॉक वैल्यू 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। अपने पास 100 स्क्वायर मीटर्स अवेलेबल है स्टॉक में, पर प्लास्टिक रेडली अवेलेबल है एट ए प्राइस ऑफ ₹5.5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद रबर अपने को स्पेसिफिकली परचेज करना पड़ेगा इस जॉब के लिए, वो 20 रुपीज़ के हिसाब से अपने को सप्लायर ने कोट किया है। स्किल्ड लेबर को ऑलरेडी जायंट कॉर्पोरेशन ने एम्प्लॉय कर रखा है और उनको पे करते हैं 8 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से। अगर ये जॉब लेते हैं तो उनको या तो 25 आवर्स ओवर टाइम वर्क करना पड़ेगा, जिसमें उनको अभी जो पे कर रहे हैं उसमें आधा और ऐड करके यानी 8 + 4 12 रुपीज़ के हिसाब से पे करेंगे, या फिर अपने को यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लूज करना पड़ेगा 13 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से। ओके, तो अपने को यहाँ पर डिसाइड करना है कि अपन कौन सा लेंगे, ओवर टाइम कराएंगे या फिर अपन कंट्रीब्यूशन का लॉस बेयर करेंगे, जो भी अपने लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। सेमी स्किल्ड लेबर करंटली अवेलेबल है जिसको अपन पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आइडल टाइम है उनके पास टू कंप्लीट दिस वर्क। उसके बाद ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है उसमें पावर कॉस्ट इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है मशीन यूसेज के हिसाब से। अगर अपन ये जॉब अंडरटेक करते हैं तो यहाँ पर बोला है मशीन टाइम जो रिक्वायर्ड रहेगा वो 10 आवर रहेगा और इसके हिसाब से पावर कॉस्ट जो रहेगी वो रहेगी 2 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से। उसके अलावा जो अदर ओवरहेड कॉस्ट है वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं किए जाते हैं फॉर दिस जॉब, यानी कि बाकी सब एब्जॉर्ब्ड है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटिंग टाइम जो है वो अपने को बोला है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है टू द 4 आवर्स टेकन बाय डिजाइनर्स टू एनालाइज द ड्राइंग्स एंड डिटरमाइन द कॉस्ट एस्टिमेट, जो कि अपने को ऊपर दिया हुआ है। ओके, तो ये स्पेसिफिकली इस जॉब के लिए किया इन्होंने। डिजाइनर्स ने ड्राइंग को एनालाइज करने के लिए और कॉस्ट एस्टिमेट बनाने के लिए स्पेसिफिकली इसमें 4 घंटे डाले, जिसके लिए ये कॉस्ट यहाँ पर एट्रीब्यूट किया गया है। फिर अपने को बोला है कि 20% टू द प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करने की पॉलिसी है इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए, और बाकी जो है प्रॉफिट जो ऐड किया है वो कंपनी का प्राइसिंग पॉलिसी के हिसाब से जाता है। तो मिनिमम प्राइसिंग अपना क्या रहेगा, तो चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले प्लास्टिक की बात करेंगे। प्लास्टिक अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है और उसको रेगुलरली यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर अपने लिए रेलेवेंट कौन सी कॉस्ट हो जाती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अपने को दिया है ₹5.5 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और 10 स्क्वायर मीटर्स अपने को रिक्वायर्ड है, तो 10 × 5.5 करेंगे 55 रुपीज़ आ जाएगा। रबर अपने को यहाँ पर स्पेसिफिकली परचेज करना है इस जॉब के लिए, उसकी रेट अपने को 20 रुपीज़ दी हुई है, तो वो भी रेलेवेंट हो जाता है। स्किल्ड लेबर पर आते हैं। अब यहाँ पर जो लेबर है उनको पेमेंट जो हो रहा है ना, नॉर्मल पेमेंट, वो तो फिक्स्ड है, वो काम करेंगे नहीं करेंगे उनको पेमेंट तो होना ही है, तो वो तो अपने लिए हो जाता है इररिलेवेंट। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड लेबर की बात करते हैं पहले, तो अपने को एडिशनल आवर्स की रिक्वायरमेंट है। अब इस एडिशनल आवर्स में या तो अपन कॉन्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर लूज कर सकते हैं, जो अपने लिए बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर अपन स्पेसिफिकली एक ओवर टाइम पे करा सकते हैं इनसे, ओवर टाइम पे करके ओवर टाइम काम करा सकते हैं। ओके, तो ओवर टाइम काम कराने के लिए अपने को रेट दी है 8 रुपीज़ प्लस उसका आधा, यानी कि 12। ओके, 8 + 4 12, तो 12 रुपीज़ के हिसाब से अपन या तो ओवर टाइम पे कर सकते हैं उनको, और या फिर अपन कॉन्ट्रीब्यूशन लूज कर सकते हैं 13 रुपीज़ पर आवर का। तो डेफिनेटली यहाँ पर 12 रुपीज़ सस्ता दिखता है अपने को 13 के कंपैरिजन में, तो 12 × 25 करेंगे ये आ जाएगा 300 रुपीज़। सेमी स्किल्ड लेबर पे जो है अपने पास पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, इसलिए वो है 0। फिर ओवरहेड्स को भी अपोर्शन किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया है, इसलिए वो भी रिलेवेंट हो जाता है, वो भी 0 है। बट उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ पावर जो है वो अपने लिए स्पेसिफिकली इनकर हो रहा है, उसमें दिया है कि अपन मशीन आवर्स को जितना यूज़ करते हैं उसके आवर्स के हिसाब से पावर का कॉस्ट लगता है। सो मशीन आवर्स यहाँ पर 10 रिक्वायर्ड है, 10 घंटे रिक्वायर्ड है, 10 आवर्स का रिक्वायरमेंट है और 2 रुपीज़ पर आवर अपने को रेट दिया हुआ है, तो 2 × 10 करते हैं, ये हो जाता है 20 रुपीज़। उसके बाद एस्टिमेटिंग टाइम अपने को दिया हुआ है। एस्टिमेटिंग टाइम वाला पॉइंट आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एस्टिमेटिंग टाइम जो है अपने को बोला है कि डिज़ाइनर्स ने बैठ के स्पेसिफिकली 4 घंटे लगाए हैं टू एनालाइज द ड्राइंग्स एंड टू डिटरमाइन द कॉस्ट स्ट्रक्चर, जो अपने को दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो ये आप एक बात बताइए कि ये पूरा डिसीजन लेने के बाद इन्होंने डिटरमाइन कर लिया, ड्राइंग्स को एनालाइज कर लिया, कॉस्ट स्ट्रक्चर इन्होंने पता लगा लिया, उसके बाद अगर ये लोग डिसाइड करते कि स्पेशल ऑर्डर को नहीं लेना है, तो फिर क्या ये कॉस्ट रिवर्स हो जाता? तो ये तो रिवर्स नहीं होता ना, यानी कि ये कॉस्ट अपन ऑलरेडी पे कर चुके हैं ये डिसीजन लेने के पहले कि अपने को ये स्पेशल ऑर्डर लेना है या नहीं लेना है। स्पेशल ऑर्डर को कैरी आउट करने के लिए ये कॉस्ट कहीं से भी रेलेवेंट नहीं होता है। ओके, ये सिर्फ डिसीजन लेने के लिए अपन ने पहले ही इनकर किया था, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया ये, राइट।
अब ये स्पेशल ऑर्डर में चेंज कुछ नहीं लेके आता। स्पेशल ऑर्डर में अपने को जो भी कुछ भी कैरी आउट करना है, जितना अपने को यहाँ पर प्रोडक्शन करना होगा, उसके लिए ये कॉस्ट हो गया इररिलेवेंट, यानी कि अपन इसको लेंगे यहाँ पर जीरो। ओके उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन भी अपोर्शन किया हुआ है, वो भी हो जाता है इररिलेवेंट, तो वो भी जीरो। और प्रॉफिट मार्जिन की तो यहाँ पर बात ही नहीं होती मिनिमम प्राइसिंग में। यहाँ पर तो अपन टोटल रेलेवेंट कॉस्ट निकालते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन को अपन यहाँ पर कंसिडर नहीं करते, वो हो जाता है नॉट एप्लीकेबल, तो वो भी हो गया जीरो। अब मिनिमम प्राइसिंग अपना होता है टोटल रेलेवेंट कॉस्ट, वो आया है 395 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका इस तरह से आंसर निकल जाएगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है कीप और ड्रॉप डिसीजन। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने लिए हुए हैं, उसको अपन एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3 तीनों को सॉल्व करेंगे, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप एक बार फटाफट से पढ़ लीजिए, मैं आपके साथ साथ पढ़ लेता हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन अर्नड फ्रॉम प्रोडक्ट एक्स इज ₹7 लाख पर एनम। ओके 7 लाख रुपीज़ अपन यहाँ पर एनम कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न करते हैं प्रोडक्ट एक्स से। इंश्योरेंस कवर अपने को बोला है प्रोडक्ट एक्स के लिए यहाँ पर लिया हुआ है, उसका कॉस्ट है 8 लाख रुपीज़। कंपनी को लग रहा है 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है और स्टॉप करना है यहाँ पर इसका प्रोडक्शन, तो अपने को डिसीजन लेना है। अब यहाँ पर यही बात आती है, वही हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात आती है। तो ये जो अपने इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है 8 लाख रुपीज़ का,
ओके ये आप ऑलरेडी बेयर कर चुके हो, हिस्टोरिकली आप इसको इनकर कर चुके हो। तो अब आप इसका प्रोडक्शन बंद भी कर दोगे ना, तो आपका जो 7 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो बंद हो जाएगा। तो आपका कॉस्ट रह जाएगा सिर्फ 8 लाख, यानी कि 8 लाख आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, 7 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो रहा, तो आपका कॉस्ट अब रह जाएगा 8 लाख। तो उससे तो बेटर है अपना लॉस जो है वो 1 लाख का रहे। ओके तो यहाँ पर आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा डिसीजन है, बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे डेवर्स लिमिटेड की बात करिए। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 के पहले अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वो आपको बताता हूँ, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रेड लिमिटेड प्रोड्यूस कर रहा है 2 तरह के टूथपेस्ट। ओके और करंटली उसको रिक्वायर्ड है 40 वर्कर्स, जो जिसे पे किया जाता है 50 पर आवर के हिसाब से, और ये लोग 40 आवर्स एक हफ्ते में लगाते हैं। ओके फॉर वन ऑफ द टूथपेस्ट। यहाँ पर 2 सुपरवाइजर्स इन्होंने बैठाए हुए हैं, और वो उनको पे किया जाता है 20,000 पर मंथ के हिसाब से। सुपरवाइजर्स का एक परमानेंट जॉब है। ओके यानी कि उनको निकाल नहीं सकते अनलेस दे आर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। रेड लिमिटेड प्लान कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर दें इस टूथपेस्ट का, क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है इनका 1,60,000 पर एनम का। ओके अब अपने को डिसाइड करना है कि ये कैलकुलेशन ऑफ लॉस जो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसके सोल्यूशन पे आपको लेके चलता हूँ। तो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, अभी इन्होंने ड्रॉप नहीं किया हुआ है, तो अपने पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अपने पास सेल्स का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने ले लिया एक्स। मटेरियल कॉस्ट लग रहा होगा, वो भी ले लिया एक्स, उसके भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेबर कॉस्ट कैलकुलेट किया मैंने, वो है 40 वर्कर्स, एक वर्कर को 50 रुपये पर घंटा पे किया जाता है, और घंटे कितने लग रहे हैं 40 आवर्स पर वीक। ओके तो यहाँ पर तो पूरे साल का अपने को निकालना है, पूरे साल का निकालेंगे तो हो जाता है 40 × 40 × 50 × 52, ये होता है 41,60,000। ओके अब उसके बाद अपने को बोला है सुपरवाइजर सैलरी जो अपन परमानेंटली पे कर रहे हैं उनको निकाल नहीं सकते, वो है 2,40,000, और लॉस इसकी वजह से अपने को आता है 1,60,000 का। तो अपने को बोला है कि ये कैलकुलेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अब मैं आपको बताऊं ये कैलकुलेशन कैसे अप्रोप्रिएट नहीं है। तो सबसे पहले अगर अपन इस टूथपेस्ट को ड्रॉप कर देते हैं, तो जो सेल्स अपने आ रहा था एक्स रुपीज़ का वो अपना बंद हो जाएगा। मटेरियल कॉस्ट एक्स रुपीज़ का लग रहा था वो भी बंद हो जाएगा, अपन बनाना बंद कर देंगे। लेबर कॉस्ट भी एक्स जो 41,60,000 का लग रहा था वो भी बंद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर सैलरी अपन यहाँ पर बेयर करते रह जाएंगे 2,40,000 का, और लॉस जो है वो तो बंद हो जाएगा, यानी कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा था अभी तक वो तो बंद हो गया। सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर सैलरी अपन अभी तक पे किए जा रहे हैं 2,40,000 की, तो वो कॉस्ट अपना चलते जाएगा। अब आप बताओ 1,60,000 का लॉस बेटर है या 2,40,000 का कॉस्ट बेटर है। सो डेफिनेटली 1,60,000। यहाँ पे तो 80,000 का और नुकसान दिख रहा है, तो अपने को इस प्रोडक्ट को ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसलिए इस प्रोडक्ट को ड्रॉप अपने को नहीं करना चाहिए। इस आंसर को आप एक बार इसी तरह से नोट कर लीजिए, और आपको ये इलस्ट्रेशन जो है वो एकदम समझाने में हेल्प करेगा कि ये क्यों इस तरह से अपने को कैलकुलेशन करना चाहिए। तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा।
एक बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बात करी है डाइवर्स लिमिटेड की, जो कि 3 प्रोडक्ट बना रहा है। ओके, ये तीनों प्रोडक्ट एक कॉमन रॉ मटेरियल को यूज करके बनते हैं। इनका एक प्रोडक्ट है एल, जो कि लॉस बेयर कर रहा है। डाइवर्स लिमिटेड प्लान कर रहा है कि एल को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। करंटली ये लोग 30,000 यूनिट्स परचेज करते हैं रॉ मटेरियल के एट 5 रुपीज़ पर यूनिट। बट ये जब क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा 30,000 से, तो प्राइस 5 से हो जाएगी 7, और क्वांटिटी यहाँ पर अपन परचेज कर रहे हैं एल के लिए, वो है 5,000, यानी कि एल को बनाने में लगता है 5,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, और बोल रहे हैं लॉस जो है एल का वो है 20,000 रुपीज़। तो अपने को यहाँ पर एनालाइज करना है कि एल को अपने को डिसकंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन अपन किस तरह से लिखेंगे वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर अगर अपन एल को ड्रॉप कर देते हैं तो अपना हो रहा है इंक्रीज इन परचेज प्राइस ड्यू टू रिडक्शन इन क्वांटिटी। तो आपको याद है 30,000 यूनिट्स अपन टोटल में परचेज कर रहे हैं एट 5 रुपीज़। बट अगर अपन यहाँ पर क्वांटिटी डिक्रीज करते हैं तो हो जाएगा 7 रुपीज़। क्वांटिटी कितनी से डिक्रीज हो जाएगी? 5,000 से, यानी कि अब रिमेनिंग क्वांटिटी जो अपन परचेज करेंगे वो है 25,000। इस पर 2 रुपये से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 25,000 इंटू 2 ये हो जाता है 50,000। सो 50,000 का एक्स्ट्रा अपने को प्राइस पे करना पड़ेगा यहाँ पर, अगर अपन क्वांटिटी को डिक्रीज कर देते हैं। वो कब होगा? अगर एल को ड्रॉप कर दिया तो। और यहाँ पर अपने को रिडक्शन ऑफ लॉस तो होगा अगर अपन एल को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, बट वो कितना रिडक्शन अपने को मिलेगा? वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज़ का। तो 50,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करोगे आप, 20,000 का आपको लॉस में रिडक्शन हो जाएगा। तो आपके लिए ये फीजिबल है क्या, या आपके लिए बेनिफिशियल है क्या? तो डेफिनेटली नहीं। अगर अपन ने एल को ड्रॉप किया तो अपने को यहाँ पर लॉस हो रहा है 30,000 का। ओके, वो 20,000 का लॉस जो सिर्फ एल को हो रहा था वो तो बंद हो जाएगा, बट परचेज प्राइस अपनी इंक्रीज हो जाएगी 50,000 से। तो अल्टीमेटली अब 30,000 का अपने को हो जाएगा लॉस अगर एल को किया है ड्रॉप। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को भी लिखोगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसको फटाफट से आपने साथ साथ में नोट करना है, तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीआई वाला लिया हुआ है। आईसीआई का क्वेश्चन आप एक बार खुद से करके लाएंगे, होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपको घर से करके लाना है। ओके, सो ये क्वेश्चन आप करके लाएंगे, कल अपन इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ रहे हैं इलस्ट्रेशंस फॉर प्रैक्टिस। इलस्ट्रेशंस फॉर प्रैक्टिस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आप एक बार रीड कर लीजिए, फिर अपन उसको डिस्कस करते हैं। तो देखा आपने इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर बोला है कि ये
MMI लिमिटेड है जो कि काफ़ी सारे सर्विसेज ये लोग करते हैं, AC रिपेयर सर्विसेज, वाटर प्योरीफाइंग सर्विसेज, वाटर प्योरीफायर सर्विसिंग सर्विसेज, प्लम्बिंग जॉब्स, इलेक्ट्रिकल जॉब्स। ओके, सो इस तरह के ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनकी डेडिकेटेड टीम है हर सर्विस टाइप के लिए। वाटर प्योरीफायर सर्विस सेगमेंट के अंदर इन्होंने बोला है कि 5 लोगों की एक टीम है जिनको पे किया जाता है फिक्स सम ऑफ ₹10,000 ईच पर मंथ। ओके, मतलब हर पर्सन को 10,000 पे किया जाता है हर महीने। उसके बाद बोला है कि ये लोग टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, कुछ परचेज किया हुआ है और कुछ हायर कर रहे हैं। तो जो हायर कर रहे हैं उसका इन्होंने एक अग्रीमेंट किया हुआ है इक्विप रेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ओके, ये लोग हायर कर रहे हैं इक्विपमेंट्स को ₹30,000 पर मंथ के रेट से। अग्रीमेंट को टर्मिनेट नहीं कर सकते, यानी कि ये फिक्स पेमेंट इनको करना ही करना पड़ेगा। अदर ओवरहेड्स जो एलोकेट किए जा रहे हैं टू द सेगमेंट वो है 20,000 पर मंथ। ऑर्डर टेकिंग, प्लानिंग और प्रिपरेशन जो किया जाता है वो दूसरी टीम करती है, और इसके जो ओवरहेड्स होते हैं वो एलोकेट किए जाते हैं वाटर प्योरीफायर सर्विस सेगमेंट को बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो यहाँ पर इनको मिलते हैं इस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ओके, यानी कि जो इनकी प्लानिंग टीम है और यहाँ पर ऑर्डर टेकिंग वाली जो टीम है वो जितना उसको जो कॉस्ट बेयर कर रहा है वो यहाँ पर एलोकेट किया जा रहा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स। तो यहाँ पर उनका कॉस्ट तो फिक्स हो चुका है। अगर वाटर प्योरीफायर सर्विस सेगमेंट जो है वो बंद हो जाता है तो वो कॉस्ट तो उतना का उतना रहेगा और एलोकेट हो जाएगा बाकी एरियाज के इसमें। तो एक्चुअली वो सिर्फ अपोर्शन हो रहा है। इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि अपोर्शनमेंट की वजह से ये हो जाता है अपने लिए इररेलेवेंट। उसके बाद अपने को बोला है रेवेन्यू जो है वो 30 लाख है पर एनम, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 22 लाख पर एनम। तो MMI लिमिटेड को ड्रॉप करना चाहिए क्या वाटर प्योरीफायर सर्विस सेगमेंट। अब यहाँ पर एक पॉइंट मिस आउट हो गया है, वो आपको लिखना है वेरिएबल कॉस्ट इज 22 लाख के बाद आपको एक छोटा सा नोट डालना है, वो है अदर देन अबव। ओके, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ₹22 लाख पर एनम अदर देन अबव। तो अपन चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। अब आपको इसको लिखना कैसे है वो मैं बताता हूँ। मैंने सारे फैक्ट्स मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद अपन ले लेते हैं रेवेन्यू में 30 लाख आ चुका है अपना, वेरिएबल कॉस्ट 22 लाख आ चुका है। सैलरी ले लेते हैं अपन, सैलरी है पर वर्कर 10,000 पर मंथ और 5 वर्कर्स है तो 5 × 10,000 × 12 ये आ गया 6 लाख। उसके बाद हायर कॉस्ट ले लेते हैं, ये 30,000 पर मंथ, तो 30,000 × 12 ये अपना हो जाता है हायर कॉस्ट। 30,000 × 12 ये हो जाता है हायर कॉस्ट। और फिर एलोकेटेड ओवरहेड्स भी अपने को पर मंथ दिए हुए हैं, वो है 20,000 पर मंथ, तो वो अपना आ जाता है 2,40,000। ओके, सो उसके बाद अपना प्रॉफिट और लॉस अपने को दिख रहा है 4 लाख का, तो यहाँ पर तो लॉस है 4 लाख का। उसके बाद अगर अपन कैलकुलेट करते हैं फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ड्रॉपिंग डिसीजन, तो अपन सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। रेलेवेंट कॉस्ट को कंसिडर करने में अपने को सबसे पहले तो रेवेन्यू ले लेना है और वेरिएबल कॉस्ट ले लेना है। उसके बाद सैलरी जो है वो अपन फिक्स पेमेंट कर रहे हैं, चाहे अपन उनको काम में ले या नहीं ले, फिक्स पेमेंट उनको करना पड़ेगा। तो फिक्स पेमेंट अगर करना है तो वो हो जाता है अपने लिए इररेलेवेंट, कमिटेड हो चुका है, हेंस इररेलेवेंट। हायर कॉस्ट के लिए जो एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट नहीं कर सकते, फिक्स पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो भी हो जाता है अपने लिए कमिटेड एंड हेंस इररेलेवेंट। और एलोकेटेड ओवरहेड्स, तो एलोकेशन है कॉस्ट का, तो वो भी हो जाता है अपने लिए इररेलेवेंट। तो इस तरह से अपना प्रॉफिट आता है 8 लाख का, यानी कि अपने को इस सेगमेंट को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ओके, तो आप इस आंसर को एक बार नोट कर लीजिए। और फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको घर से एक बार ट्राई करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही मैंने खुद ने बनाए। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से ट्राई करेंगे एक बार, और उसके बाद अपन इसको डिस्कस करेंगे कल। ओके, इसको पूरा डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा जो ICAI वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो भी होमवर्क में करके लाना है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे कल। अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे, स्पेशल ऑर्डर डिसीजंस के ऊपर, और वो कंप्लीट करने के बाद अपना एक ही टॉपिक बचेगा, वो है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस, जिसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बट कंप्लीट करने के पहले अपन इसके कुछ मिक्स बैग वाले क्वेश्चंस करेंगे जो ICAI वाले हैं, और कुछ मैं खुद की तरफ से ऐड करूंगा ओल्ड कोर्स से या फिर खुद के बनाए हुए। ओके, तो यहाँ पर आपको ये आंसर नंबर 1 नोट करना है, और फिर अपना आज का लेक्चर हो जाता है खत्म। ओके, सो बाय गाइस, सी यू टुमारो।